देखिए, युद्ध भूमि से नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, रास्ता देने के लिए रजामंदी बन गई है रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच। दूसरे दौर की जो वार्ता चल रही थी उसमें यह सहमति बनी है। रूस और यूक्रेन अस्थायी युद्ध विराम की संभावना भी तलाशेंगे इस दौरान, जब नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा होगा युद्ध भूमि से। लोगों को निकालने के लिए एक सेफ कॉरिडोर बनाने पर रजामंदी बनी है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो बनाने पर रजामंदी बनी है दोनों देशों के बीच, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो नागरिक हैं उन्हें युद्ध भूमि से बाहर निकाला जा सके, सुरक्षित ठिकानों पर वो जा सके। लगातार बमबारी, गोलाबारी रूस की तरफ से यूक्रेन पर की जा रही है। अब फर्क मिटता चला जा रहा है। हालांकि रूस जो है वो बार बार कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन फर्क खत्म हो रहा है क्योंकि रिहायशी इलाके भी इस गोलीबारी बमबारी की चपेट में आ रहे हैं। और ऐसे में यूक्रेन की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि उसके नागरिक भी इन हमलों में मारे जा रहे हैं। और अब जो दूसरे दौर की वार्ता चल रही थी दोनों देशों के बीच, उसमें यह सहमति बन गई है, रजामंदी हो गई है कि नागरिकों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा युद्ध भूमि से बाहर निकलने का। रूस और यूक्रेन अस्थायी युद्ध विराम की संभावना भी तलाशेंगे उस दौरान, जब नागरिकों को सुरक्षित पैसेज दिया जाएगा, सेफ रास्ता दिया जाएगा बाहर निकलने का युद्ध भूमि से। तब हो सकता है कि अस्थायी युद्ध विराम भी लागू करें दोनों देश। हम एक बार फिर से रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं अपडेट्स के साथ। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, ये बहुत मांग उठ रही थी पूरे विश्व भर से, विश्व समुदाय से लगातार रोमाना की जितने सिविलियंस वहां फंसे हुए थे, सिर्फ भारत के ही नहीं तमाम देशों के सिविलियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे। और चारों तरफ से जब घेरने की कोशिश थी रशिया की तरफ से, इस तरह की खबरें आ रही थी कि काफी सिविलियंस ट्रैप्ड हैं वहां पर दोनों के आपसी जंग के बीच। ऐसे में निकालने की कवायद सभी देशों की तरफ से की जा रही है और खास करके मैमथ टास्क ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मांग की थी और अब सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स, पहले राउंड ऑफ टॉक्स इनकंक्लूसिव रहा था, माफ कीजिएगा। और इस बार ये बड़ी डेवलपमेंट है कि दोनों ही पक्षों के बीच में इस बात को लेकर के सहमति बन गई कि जितने भी सिविलियंस वहां पर फंसे हुए हैं उन सबों को निकालने के लिए सेफ पैसेज देना है उन्हें, और उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और उसके जरिए उन्हें यूक्रेन से बाहर निकाला जाएगा। तो क्या जानकार कुछ बता पा रहे हैं कि इसके लिए क्या प्लान है जो लागू किया जाएगा, किस तरीके से ये सेफ कॉरिडोर्स की जो तैयारी की जा रही है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा जमीन में, युद्ध भूमि पर? देखिए, पहले से ही जिस तरह से तमाम देश एफर्ट लगा करके कोशिश करके अपने नागरिकों को यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचा रहे थे, उसमें ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन फोर्सेस या रशियन फोर्सेस ऐसा नहीं होने दे रही थी। रोमाना, आप याद करें जब प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर पुतिन से बात की थी, उसके बाद ये बाकायदा इंडियन एम्बेसी की तरफ से भारतीय नागरिकों को, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो ये जानकारी दी गई थी कि अगर आप बसेस में, प्राइवेट कार्स में, टैक्सीज में, किसी भी माध्यम से अपने हाथ में भारत का झंडा लेकर के जा रहे हैं तो आपको कहीं रोका नहीं जाएगा। मुझे लगता है इस तरह के कई और प्रोटोकॉल्स, मैकेनिज्म इन प्लेस किए जाएंगे सभी देशों के नागरिकों के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं। और अब ऑर्गेनाइज तरीके से रूस और यूक्रेन की सेना मिल करके इन लोगों को जहां पर भी ये शेल्टर लिए होंगे वहां से इनको पैसेज दिया जाएगा, बॉर्डर तक पहुंचने दिया जाएगा। और मुझे लगता है इसके लिए बाकायदा बसेज हो या तमाम दूसरे तरीके के ट्रैवल मोड प्रोवाइड कराए जाएंगे। और उस दौरान सबसे बड़ी बात यह थी कि टेम्पररी सीज फायर भी इंश्योर किया जाएगा, इस तरह की बात प्रेस रिलीज में कही गई है। तो ये एक बड़ा कदम है दोनों पक्षों की तरफ से, बिल्कुल बड़ा कदम है दोनों पक्षों की तरफ से कि रजामंदी उनमें बनी है सेफ कॉरिडोर्स बनाने की, जिससे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित बाहर निकल सकें युद्ध भूमि से। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब मौजूद हैं। कमर आगा साहब, ये जो स्वागत योग्य कदम दोनों देशों की तरफ से उठाया गया है, इसके मायने किस तरीके से समझे जाएंगे? देखिए, इसके मायने सबसे बड़ी बात ये, इसके बनाने में पहले तो भारत का बहुत बड़ा रोल है। भारत ने स्वयं, प्रधानमंत्री ने भी बात की उनसे, प्रेसिडेंट पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से जो कि वहाँ के यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और प्रेशर बिल्डअप किया। या लास्ट 2 दिन के अंदर ये प्रेशर बिल्डअप हुआ कि भाई किसी भी हमारे जो नागरिक वहाँ पे हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको सेफ रिटर्न किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको ये भी चेतावनी मिली है बहुत से क्वार्टर से, तो ये स्टूडेंट वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे और दूसरे मुल्क के भी इस तरह का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा होगा। तो इसको देखते हुए ये तय हुआ। अब ये कब तय हुआ, कैसे तय हुआ, ये तो मिनिस्ट्री वाले बता पाएंगे, लेकिन ये तय हो गया कि एक सेफ कॉरिडोर दिया जाएगा उनको निकालने के लिए। जैसा कि अभी बताया गया कि उसमें 2 ही 3 तरीका होता है कि उस वक्त एक तो
इनको सीज फायर करना होगा। पहले ये हो तय करेंगे, ढूंढा जाएगा कहाँ पे हैं, किस मोड से उनको लाया जा रहा है और किस बॉर्डर पे पहुंचाया जा रहा है, और फिर वो कौन सी बस है, उसके टाइम वाइम सब अरेंज करना होगा। और दोनों फिर देश की सेना, वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है, उनके जो लीडर्स होंगे सेना के, उनसे बात करनी पड़ेगी। और ये हालांकि बहुत मुश्किल प्रोसेस है। उसकी वजह ये है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने बच्चों को भी किडनैप किया है और जिन्होंने उसके अलावा। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हालांकि मैं ये जरा बताती चलूं कि भारत सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब कोई भारतीय छात्र बंधक नहीं है। भारत सरकार लगातार इसे खारिज कर रही है खबर को। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि ये जो अभी दोनों देशों के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच जो वार्ता चल रही थी, इसमें जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनके सलाहकार भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, बातचीत में शामिल थे, और उनकी तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है, एक तरीके से पुष्टि कर दी गई है। जेलेंस्की के सलाहकार ने सेफ कॉरिडोर पर रजामंदी की पुष्टि की है। आज की बातचीत में शामिल थे जेलेंस्की के सलाहकार और खुद उनकी तरफ से ये पुष्टि कर दी गई है कि दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। सेफ कॉरिडोर दिया जाएगा उन लोगों को जो निकलना चाहते हैं युद्ध भूमि से, और इससे एक बड़ी राहत की सांस खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय जगत ने ली है, क्योंकि कई देशों के नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे, खासतौर से भारत। हालांकि हमने युद्ध भूमि से करीब 18,000 अब तक भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन अभी भी कुछ भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में अब उनके सुरक्षित वापसी की उम्मीद और बढ़ती है। यहां से प्रणय उपाध्याय। बिल्कुल रोमाना, ये एक प्रगति के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। जिस तरीके से दूसरे दौर की बातचीत के दौरान कम से कम इस चीज़ को लेकर सहमति बनी, क्योंकि चेर्निहिव, खार्किव और जो मेरियापोल, इन तमाम इलाकों के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, जिस तरीके से उनको निकालने को लेकर संकट लगातार बढ़ता जा रहा था, और केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के और देश भी इस चीज़ को लेकर चिंतित थे जिनके नागरिक इसमें फंसे हुए हैं। कई अफ्रीकी देशों के भी नागरिक इस संघर्ष के अंदर फंसे हुए हैं और उनकी भी कोशिशें थी कि इन नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। यूक्रेन सरकार 2 दिन पहले खुद ये कह चुकी है कि उसने यूएन की बॉडी से आग्रह किया है कि ये सेफ कॉरिडोर, सेफ पैसेज बनाया जाए। और आज बेलारूस के अंदर जब दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच गोमेल के अंदर बातचीत हुई, तो उस बातचीत के बाद ये समाधान का एक रास्ता निकला है। हालांकि एजेंडा में यूक्रेन सरकार का कहना है कि एजेंडा में 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला इमीडिएट सीज फायर, दूसरी बात आर्मिस्टिस यानी कि युद्ध बंदी, और इसके अलावा तीसरा मुद्दा था कि एक सेफ कॉरिडोर जो सिविलियंस के इवैक्यूएशन के लिए और मानवीय सहायता मुहैया कराने के मुद्दे को लेकर बनाया जा सके। तो कम से कम एक पॉइंट के ऊपर सहमति बनी है, और अगर ये सहमति बनी है तो इससे कहीं न कहीं बातचीत का एक गलियारा खुला है। जैसा कि जो रणनीतिक जानकार हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम इसमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना होगा, ये बताना होगा एक दूसरे को कि कब कौन से कॉन्वॉयज निकल रहे हैं, कौन सी कार्स निकल रही हैं, कौन सी गाड़ियाँ निकल रही हैं, कैसे लोगों को निकाला जाएगा। तो कम से कम एक बातचीत की कवायद, जो फाइटिंग फोर्सेस हैं उसमें कहीं न कहीं जो लड़ाई है उसमें कुछ देर का ही सही लेकिन ब्रेक जरूर आएगा। और ये निश्चित बड़ी बात दुनिया कह रहे के हैं। लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान दीपक वोरा साहब, पूर्व राजनयिक, जुड़ गए हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं और उनके अनुभव से जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई है, युद्ध भूमि, और वहां पर जो जानकारी सामने आ रही है, करीब 10 लाख यूक्रेनियंस पहले ही यूक्रेन से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो निकलना चाहते हैं बाहर, और जो दूसरे देशों के लोग हैं, खासतौर से कई भारतीय हैं जो अभी भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है इस सेफ कॉरिडोर के जरिए लोगों को बाहर निकालने में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक किया है। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूं और आपके विशेषज्ञ से सुनता हूं। आपने जो सवाल पूछा है कि कितना समय इसमें लगेगा, सबसे पहली बात जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में बैठे हुए, जहां मैं चिकित्सा के संबंध में आया हुआ हूँ, ये जो निर्णय किया है कि सेफ पैसेज जो विदेशी फंसे हुए हैं यूक्रेन में, ये पहली चीज है जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ना जेलेंस्की की सरकार कहती कि हम इनको नहीं जाने देंगे, ना पुतिन की सरकार कहती कि हम इनको नहीं जाने देंगे। अगर ऐसा करते तो पूरी दुनिया उनसे नाराज हो जाती। जेनीवा कन्वेंशन है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एटसेट्रा। तो ये जो सेफ पैसेज दिया गया, ये दोनों तरफ से पहला समझौता हुआ है। इसका मतलब है मैम, जो हम लोग करते हैं डिप्लोमेसी में, कुछ हद तक अब ट्रस्ट, भरोसा वापस आ रहा है। एक अगर एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद शायद दूसरा युद्ध विराम की तरफ चलेगा। एक चीज मैं और बता देता हूं,
कि जो सेफ पैसेज ये दे रहे हैं, ये मैंने अक्सर देखा है, सूडान में भी देखा है, इथियोपिया में भी देखा है, यमन में देखा है। जब हम कहते हैं कि सेफ पैसेज इस रास्ते से दो, इसका मतलब है उस रास्ते पर शेलिंग मत करो। जी। और अगर वहां से सेफ पैसेज मिल जाता है, शेलिंग वहां पे रुक जाती है, तो फिर हल्के हल्के वो बढ़ता जाता है सेफ एरिया, सेफ जोन। और फिर मुझे लगता है कि शायद इस निर्णय के बाद शेलिंग भी अब बहुत कम हो जाए, नहीं एब्सोल्युटली तो सर, आप जो बात कह रहे हैं, दरअसल जो ये वापस समझौता दोनों देशों के बीच हो रहा है सेफ पैसेज देने का, उसमें इस बात को भी कहा गया है, इसका जिक्र किया गया है कि साहब अस्थायी युद्ध विराम होगा उस दौरान, जिस दौरान ये सेफ पैसेज दिया जाएगा इन कॉरिडोर्स में। अच्छा सर, अभी तक जो यूक्रेन है वहां से बाहर निकलने का जो रास्ता बताया जा रहा था, वो जाहिर सी बात है, कहा जा रहा था कि आप यूरोपीय देशों की तरफ आइए, मतलब जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं यूक्रेन के, उस तरफ से सेफ पैसेज एक देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, तो फिर जो रूस का बॉर्डर है वहां उस दिशा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ कॉरिडोर के लिए। ये तो आप बिल्कुल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले भी ये समझौता हो चुका है, पश्चिम की ओर जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता ही है मैम, आप ही के चैनल पे मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं किस तरह से दुर्व्यवहार किया है इन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के साथ, अफ्रीका के विद्यार्थियों के साथ। हमेशा कहते रहे यूक्रेनियंस फर्स्ट, यूक्रेनियंस फर्स्ट, और जो यूरोप के लोग हैं उनके लिए अलग से लाइन लगा दी थी। अब अगर ये पूरब की तरफ जाते हैं रशियन बॉर्डर पे, तो इसमें 2 देश इन्वॉल्व है, कोई तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब इसमें यूक्रेन और रूस के बीच में एक समझौता हुआ है, और सारी दुनिया अब जो जिनके लोग वहां पर ट्रैप्ड हैं वो इसकी तारीफ करेंगे। हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूं, इस समझौता करने से रूस ने बहुत हद तक मॉरल विक्ट्री एक तरह से हासिल की है, क्योंकि अब जो बुजुर्गवार हैं उस देश में जहां पर मैं बैठा हूं इस समय, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, अब वो नहीं कह पाएंगे पुतिन इज अ टेरिबल फेलो, ही डजंट एग्री टू ह्यूमन राइट्स। अब वो कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ले आइए यहां से। और हमारे विद्यार्थी, हमारे जो नागरिक हैं, अगर वो एक बार रूस में चले जाते हैं मैम, वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हमारे संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे हैं। उनको मॉस्को ले जाया जाएगा, मॉस्को से इवैक्यूएशन फ्लाइट उनको वापस अपने घर ले आएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो आपने अभी मुझे बताया है। अभी तक तो सारी खबर नेगेटिव आ रही थी, लेकिन आपका चैनल और आप खुद इतनी पॉजिटिव है कि आपने एक पॉजिटिव खबर हमें सुनाई है। धन्यवाद सर। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरीके की और पॉजिटिव खबरें आएं, और ये युद्ध कब खत्म होगा, ये जो सवाल हम बार बार उठा रहे हैं, इसे उठाने की कोशिश ना हो। लेकिन अब यहां से क्या युद्ध खत्म होने के भी कुछ संकेत निकाले जा सकते हैं क्या? कुछ बात बनती हुई, क्योंकि एक समझौता, जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं कि साहब ये कम से कम पहला समझौता तो हुआ, इसके बाद क्या और चैनल्स कम्युनिकेशन के खुल सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच, और यहां से कुछ उम्मीद सुलह की? जब भी इस तरह की बातचीत होती है दोनों डेलीगेशंस के बीच, ये तो क्षमा कीजिएगा आप लोगों के लिए होती है, दुनिया की मीडिया को दिखाने के लिए। असली जो बातचीत होती है वो बैक चैनल कम्युनिकेशन में होती है, वो मीडिया की स्पॉटलाइट से दूर होती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह की जब कठिन स्थिति हो, तो अगर 1% भी संभावना है कि समझौता हो सकता है, उस 1% को रियलाइज करने के लिए आप 100% एफर्ट करिएगा। मेक 100% एफर्ट कि वो 1% पॉसिबिलिटी पे काम हो सके। तो मुझे लगता है कि मैम ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब देखना है कि बयान कैसे आते हैं बाकी देशों से, लेकिन सब इसको वेलकम करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल जो लास्ट मैंने देखा था 18 देशों के नागरिक इस समय यूक्रेन में ट्रैप्ड हैं, और अगर वो सब इसको वेलकम करेंगे, मुझे लगता है कि पुतिन साहब ने ये बड़ा अच्छा किया है। यूक्रेन ने भी बड़ा, पुतिन साहब कह रहे थे कि लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, ह्यूमन शील्ड बनाया जा रहा है एक्सेट्रा। यूक्रेन वाले कह रहे थे कि ये देखिए रूसी बड़े बदमाश हैं, उस तरफ जाने नहीं दे रहे। लेकिन अब दोनों ये कहेंगे ओके, एक चीज पे समझौता हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सेफ जोन को एक्सपैंड करते 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 हम बमबारी बंद कर दें। लेकिन इस सबके बीच वो अभी जहां पर आप बैठे हुए हैं, और वहां के नेता का जो आप जिक्र कर रहे थे, उन्हीं के अंदाज में जो आप उन्हीं के बयान को कोट कर रहे थे, अब उनकी तरफ से तो ये नहीं कहा जाएगा कि देखिए हमारा दबाव कम आया, कि ये पुतिन साहब तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे थे, हमने इतना दबाव बनाया कि आखिरकार इनको मजबूर होना पड़ा सेफ पैसेज देने के लिए। सर, तो वो तो कहते हैं ना कि जब कामयाबी होती है उसके कई बाप होते हैं।
जब हार जाता है वो तो फिर अनाथ होता है ना, हार तो अनाथ की चीज होती है और विक्ट्री जो होती है उसके कई फादर्स हैं। सो एवरीबॉडी लाइक्स टू क्लेम क्रेडिट कि एग्रीमेंट हो गया। ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे कारण एग्रीमेंट नहीं हुआ था। करने दीजिए, उनको भांगड़ा नाचने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मेन चीज ये है कि समझौता हुआ है और दुनिया का आप हाथ मिला रहे हैं जिस तरह से ये दो डेलीगेशन में, मैं तो इस इलाके में आधी जिंदगी अपनी बिताई है, जिस तरह से ये हाथ मिला रहे हैं, जो ग्रिप है, इसका मतलब ये है कि ऑलराइट हमारे और आपके बीच में भरोसा है। ये एक ही भाषा बोलते हैं मैम, इसको मत भूलिएगा। यूक्रेनियन बहुत करीब है पोलिश और रशियन की, पोलिश अलग है, रशियन के बहुत करीब है। और यूक्रेन, याद रखिए, रशिया का क्या कहते हैं उसको, इमोशनल हार्टलैंड है, रिलीजियस अफिनिटी है, लिंग्विस्टिक अफिनिटी है, कल्चरल अफिनिटी है। यहां तक कि कहते हैं कि रूस की स्थापना जब हुई थी रशिया की, वो कीव में हुई थी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेनिन साहब ने तो एक बार कहा था, अगर यूक्रेन चला गया मानो रूस का सर कट गया। इतना क्लोज है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम जिस तरह भारत और नेपाल के बारे में कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता है, वही है इन दोनों के देश के बीच में। लेकिन कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी, कुछ गुस्सा आ गया था। अब उम्मीद करते हैं कि वो शांत हो जाएगा। नुकसान जो होना था हुआ है, अब ज्यादा नहीं होगा और उस नुकसान को अब सारी रिकंस्ट्रक्शन की चीजें हैं वो फिर से शुरू होंगी। बिल्कुल सर, आपकी बातें सुनकर तो मुझे लगता है मेरे दर्शकों के मन में बहुत सी उम्मीद बन रही होगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से वो जो हैंडशेक है उसको इंटरप्रेट किया और आपने बताया, क्योंकि आपका इतना अनुभव है कि ये लोग जिस अंदाज में एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, वो गर्मजोशी ये बता रही है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि भरोसा करते हैं हम एक दूसरे पर, ये संदेश देने की कोशिश है। और सर, क्या इस युद्ध की जड़ में कहीं ना कहीं वो भरोसे की कमी ही नहीं थी? यही तो भरोसा शायद रूस को यूक्रेन से चाहिए कि रूस के समर्थन में यूक्रेन हमेशा खड़ा हुआ है, और उसी की बुनियाद यहां पर क्या डलती हुई नजर आ रही है? मुझे बिल्कुल नजर आ रही है मैम। इस समय यूक्रेन के लोग थक चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तो यूक्रेन के लोगों का हो रहा है। एक अफ्रीका में कहावत मैंने सीखी थी, जब दो हाथी लड़ते हैं नुकसान घास का होता है। तो नुकसान यूक्रेन के लोगों का हो रहा है, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा। और इस समय रूस में आर्थिक आपने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं, बट उनकी टेरिटरी पर, उनकी जान माल पर, अपार्ट फ्रॉम द सोल्जर्स जो लड़ रहे हैं, और आम सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर कोई समय बमबारी नहीं हो रही। तो घास ना सफर करे, उसको ना चोट लगे, ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। इतना आपको बता देता, जब मैंने हैंडशेक की बात की तो एक मेरे डिप्लोमेटिक करियर में एक ऐसा दौर आया था कि दो पार्टीज को हमने बात करवानी थी, हम लोग भी उसमें शरीक थे कि भाई आप बैठ जाओ टेबल पे बात। पहले तो टेबल की तरफ लाना बहुत मुश्किल था, और जब दोनों आए तो अपने हाथ पीछे रखे हुए थे पीठ के, ताकि हाथ ना मिलाना पड़े। तो उससे हमको लगा कि अभी बहुत मेहनत करे भी। इनको देखिए, ये तो ऐसे एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं एक ही भाषा में। दोनों ने मेरा ख्याल द्रासपेट जो भी उनको कहना था कहा है, हाउ आर यू, क्या हाल है, और अब बैठ के वो बातचीत करें। यूक्रेनियंस बड़ी इनफॉर्मली आए, जीन्स पहनी हुई है, स्वेट शर्ट्स पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है। रशियन थोड़े ज्यादा फॉर्मल है, ये उनका सिस्टम है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि अब ये बैठ गए हैं दोनों और कह रहे हैं ओके ब्रदर, क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में, चलिए इन विदेशियों को यहाँ से जाने दो, पूरी दुनिया कहेगी वाह वाह वाह, और अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत दुनिया कह रही है वाह वाह वाह। और मुझे लगता है हम सीधे जरा यूक्रेन का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लीव से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रणय से जानते हैं कि प्रणय, भारत के लिहाज से तो वाकई में बेहद शानदार खबर है, क्योंकि अभी भी कई भारतीय छात्र जो फंसे हुए यूक्रेन में, खासतौर से खार्किव जैसे इलाकों में जहां रूस की तरफ से जोरदार बमबारी अभी भी जारी है। ज़रूर रोमाना, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के माता पिता जो एबीपी न्यूज़ देख रहे होंगे, उन्होंने राहत की सांस इस लिहाज से ली होगी क्योंकि लगातार वो परेशान होकर फ़ोन कर रहे थे कि आखिर ये बच्चे निकलेंगे कैसे। जो भी फंसे हुए हैं बच्चे, सुमी में फंसे हुए हैं, खार्किव के आसपास के इलाके जो पशिन्को है वहाँ के इलाकों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो वहाँ से खार्किव से निकल तो गए, पैदल जाके गाँव के या आउटस्कर्ट्स के इलाकों में पहुँच तो गए, लेकिन आखिर वो वहाँ से कैसे निकलेंगे और अपने देश तक कैसे पहुँचेंगे, अपने घरों तक कैसे पहुँचेंगे। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण निकलती है, एक रास्ता निकलता नजर आ रहा है। और ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, क्योंकि यूक्रेन के अनुसार उसने लगातार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कहा था कि ग्रीन कॉरिडोर बनना चाहिए, तो अब बेलारूस के अंदर जो बातचीत हुई है उससे ये रास्ता निकला है। और निश्चित रूप से भारत समेत और भी देशों ने, जिसका जिक्र एम्बेसडर वोरा कर रहे थे, इस तरीके से कई मुल्कों के जो नागरिक हैं, क्योंकि आज हम जहां पे मैं इस समय खड़ा हूं लीव में, ये वो जगह है जहां सारे लोग पलायन करके पहुंचते हैं। ये वो जगह है जहां से पोलैंड का, हंगरी का, रोमानिया का बॉर्डर नजदीक है। यहां से लोग अलग अलग बॉर्डर्स की तरफ जाते हैं, और
यहाँ लगभग हर नेशनैलिटी नजर आ रही है। ये वो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी साधन के जरिए यहाँ तक पहुंच रहे हैं। कोई 5 दिनों तक गाड़ियों में चल के आ रहा है, तो कोई ट्रेनों में आ रहा है, कोई 24 घंटे का सफर तय करके आ रहा है, खड़े खड़े सफर तय करके आ रहा है। जो सामान हाथ में मिला बस वो लेकर आ रहा है। इसी वजह से अब ये उम्मीद बन रही है कि ये जो मुश्किलें हैं उन लोगों की जो निकलना चाह रहे हैं युद्ध भूमि से, वो तो आसान हो जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।